आज हमारे सामने हिंदी साहित्य की एक बहुत ही दमदार कविता है, कर्मवीर। जी। ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसके जो सिद्धांत है वो आज के स्टार्टअप फाउंडर्स और मोटिवेशनल गुरुओं की बातों में भी सुनाई देते हैं। बिल्कुल। ग्रिट, हसल कल्चर, एक्शन के लिए झुकाव, ये सब आज के नए नए शब्द हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इनका जो सार है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, मतलब समझिए 1900 के शुरुआती दशकों में ही अपनी इस कविता में समेट दिया था। तो आज हम इसी की चीरफाड़ करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महज एक कविता कैसे किसी समाज की मानसिकता को दर्शाती है और उसे बनाने की कोशिश भी करती है। हाँ, उसे बनाने की कोशिश भी करती है। हमारा मिशन सिर्फ इसका अर्थ समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि थे। अच्छा। वो एक ऐसा दौर था जब हिंदी साहित्य में सिर्फ श्रृंगार और कल्पना की बातें नहीं हो रही थी, बल्कि समाज सुधार, राष्ट्रवाद और कर्म का संदेश दिया जा रहा था। ये कविता एक तरह से उसी माहौल की पैदाइश है। तो चलिए तो फिर इसी नजरिए से इसकी पहली और सबसे मजबूत नींव को देखते हैं। जी। कविता की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दार्शनिक विचार से होती है। देखकर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं। ये तो भाग्य के ऊपर कर्म को रखने की एक सीधी घोषणा है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये मानसिकता में क्रांतिकारी बदलाव का आह्वान है। अच्छा। उस दौर के भारत को सोचिए, जहां बहुत कुछ भाग्य और नियति पर छोड़ देने की प्रवृत्ति थी। सही बात है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर भाग्य के भरोसे बैठकर रोता नहीं है, वो समस्याओं को देखकर डरता नहीं, बल्कि उन्हें एक चुनौती की तरह लेता है। मतलब एक तरह से इंसान की एजेंसी या कर्ता शक्ति का उत्सव है। बिल्कुल। अपने जीवन का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लेने की बात है। आजकल जिसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हाँ, जहां इंसान अपनी सफलताओं और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेता है। जी, किसी बाहरी शक्ति पर नहीं डालता। और अगली ही पंक्तियों में कवि इस मानसिकता को एक्शन में बदलते हुए दिखाते हैं। जी। आज करना है जिसे, करते उसे हैं आज ही। सोचते कहते हैं जो कुछ, कर दिखाते हैं वही। यहाँ बात सिर्फ टालम टोलना करने की नहीं है। नहीं। ये तो सोच और कर्म के बीच की जो दूरी है उसे मिटाने की बात है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, पर अमल में नहीं ला पाते। हाँ, अमल में नहीं ला पाते। कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर की पहचान ही यही है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। जो संकल्प लेता है उसे पूरा करता है। जी। और देखिए, इसकी ठीक बाद वाली पंक्तियां इस विचार को और मजबूत करती हैं। कौन से? जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। वाह। ये सीधे सीधे हसल कल्चर की उस मानसिकता पर चोट है, जहां बातें ज्यादा होती हैं और काम कम। सही बात है। हरिऔध जी एक सदी पहले ही ये पहचान गए थे कि असली प्रगति बातों से नहीं, काम करने से होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्मवीर सिर्फ एक मेहनती इंसान नहीं है। नहीं। वो अपने समय का प्रबंधक भी है। वो जानता है कि ऊर्जा कहाँ लगानी है। और फिर कवि एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। हाँ। यही तो इस कविता का सामाजिक पहलू है। यह सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कोई गाइड बुक नहीं है। अच्छा। कर्मवीर का कर्म सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो समाज के लिए एक मिसाल, एक रोल मॉडल बन जाता है। उसके काम को देखकर दूसरे भी प्रेरित होते हैं। यह द्विवेदी युग की उस राष्ट्र निर्माण की भावना से सीधे जुड़ता है। बिल्कुल। जहां हर व्यक्ति का कर्म राष्ट्र के कर्म का हिस्सा था। तो हमने देखा कि कर्मवीर का दिमाग कैसे काम करता है। वो भाग्य पर नहीं, कर्म पर विश्वास करता है और तुरंत एक्शन लेता है। जी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां कवि बताते हैं कि कर्मवीर मुश्किलों का सामना कैसे करता है। ये पंक्तियां तो कमाल की हैं। कौन सी? चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। धूप को चांदनी बना देना, ये एक अविश्वसनीय रूपक है ना? ये सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं है, ये उन्हें बदल देना है। इसका मतलब है कि कर्मवीर सिर्फ कठिन परिस्थितियों से गुजरता नहीं है, वो अपनी मेहनत और सकारात्मकता से उस परिस्थिति का स्वभाव ही बदल देता है। प्रतिकूलता को भी अपने अनुकूल बना लेता है। जी हाँ। और फिर वो मुहावरा जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, ये सिर्फ कठिन काम करने की बात नहीं है, ये उस काम को करने के एटीट्यूड की बात है। बिल्कुल। हंस हंस के। हाँ, हंस हंस के, मतलब बिना किसी शिकायत के, बिना घबराए, एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके। यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान की ग्रिट और रेजिलियंस
यानी जुझारूपन की जो अवधारणा है वो बिल्कुल। साफ दिखती है। सही कहा। ये सिर्फ प्रतिभा या कौशल की बात नहीं है, बल्कि मुश्किलों के सामने टिके रहने और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून बनाए रखने की क्षमता है। और इस मानसिकता का आधार? अगली पंक्ति में है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके है जी में यह ठना। ओहो, ये सब कुछ उस विश्वास से शुरू होता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल, एक बार जब ये विश्वास मन में बैठ जाए तो फिर लोहे के चने भी साधारण लगने लगते हैं। सही बात है। ये मानसिकता ही कर्मवीर की सबसे बड़ी शक्ति है। अब कवि कर्मवीर के काम करने के तरीके पर आते हैं, उसकी प्रतिबद्धता पर। जी, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। ये अधूरा काम छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उस पर सीधा प्रहार है। आज की भाषा में कहें तो कर्मवीर एक फिनिशर है। फिनिशर, हाँ। वह सिर्फ काम शुरू नहीं करता, उसे अंजाम तक पहुंचाता है और चुनौतियों से मुंह मोड़ने के बजाय उनका सामना करता है। अगली पंक्ति मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती है। कौन सी? जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। ये बहुत गहरा बिंदु है। यहाँ कवि हवाई किले बनाने वालों और सिर्फ ख्यालों में अमीर बनने वालों पर कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, कर्मवीर यथार्थवादी है। वह गगन के फूल यानी असंभव और काल्पनिक बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता। और न ही वो सिर्फ मन में करोड़ों की दौलत जोड़कर खुश होता है। नहीं, उसकी दौलत उसके कर्म से आती है, कल्पना से नहीं। ये कविता को एक बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर ले आता है। और फिर वो पंक्ति आती है जो कर्मवीर की रचनात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति को दिखाती है। कांच को करके दिखा देते हैं वह उज्जवल रतन। हाँ। यहाँ शब्द चयन देखिए, कवि हीरा जैसा कोई सीधा शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वे उज्जवल रतन कहते हैं। एक चमकता हुआ रत्न। जी। इसका भाव ये है कि कर्मवीर अपनी मेहनत और कौशल से किसी साधारण कम मूल्य की चीज यानी कांच को भी तराश कर एक बहुमूल्य और चमकदार वस्तु रत्न में बदल सकता है। ये तो मूल्य संवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो कर्मवीर सिर्फ मेहनत नहीं करता, वो एक शिल्पकार भी है, एक निर्माता है। जी, वो चीजों को उनके मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और इसी निर्माता वाले पहलू को कवि अगले छंद में एक विशाल कैनवस पर दिखाते हैं। जी, यहाँ व्यक्तिगत कर्म से बात अब राष्ट्र निर्माण और प्रकृति को आकार देने तक पहुंच जाती है। कौन सी पंक्तियां हैं वो? पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। ये तो सीधे सीधे आधुनिक इंजीनियरिंग और मानवीय महत्वाकांक्षा का उत्सव है ना? पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाना, रेगिस्तान में नहरें ले आना। ये वो काम है जो किसी भी देश की प्रगति का प्रतीक है। उस समय के भारत के लिए ये एक सपना था, एक आह्वान था। बिल्कुल, कि हमें भी ये करना है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये इंसान की प्रगति पर विजय पाने की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। उस युग के लिए प्रगति का शिखर था। आज के पर्यावरण के संदर्भ में हम इसे अलग तरह से देख सकते हैं, लेकिन उस समय ये आत्मनिर्भरता और विकास का सबसे बड़ा प्रतीक था। और आगे भी वे कहते हैं। जी, आगे कहते हैं, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। यानी समुद्र पर नियंत्रण और अविकसित जगहों पर भी सभ्यता का निर्माण। इससे ये पता चलता है कि कर्मवीर के लिए कोई सीमा नहीं है, न पहाड़, न रेगिस्तान, न समुद्र। और फिर कवि इस विचार को अंतिम सीमा तक ले जाते हैं। हाँ, भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। नभतल का भेद मतलब खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष के रहस्य। जी, और तार की क्रिया यानी टेलीग्राफ, जो उस समय की सबसे आधुनिक संचार तकनीक थी। अच्छा। कवि यहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को भी कर्मवीरता से जोड़ रहे हैं। संदेश साफ है, दुनिया में जो भी महान आविष्कार और खोजें हुई हैं, वे सब इन्हीं कर्मवीरों की देन है। तो कर्मवीर की परिभाषा अब तक बहुत विस्तृत हो गई है। वो एक अनुशासित व्यक्ति भी है, एक साहसी योद्धा भी, एक शिल्पकार भी और एक वैज्ञानिक और इंजीनियर भी। बिल्कुल। अब कविता के अंतिम हिस्से में कवि इस पूरी अवधारणा को एक साथ समेटते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जी, कर्मवीर परिस्थितियों का दास नहीं है। वो ये नहीं कहता कि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं या ये जगह काम करने लायक नहीं है। उसके लिए हर जगह कार्यस्थल है। हाँ, और वह अपनी क्षमता से उस जगह को बदल देता है।
वह जहां जाता है वहां असंभव को संभव बना देता है। और कवि कहते हैं कि मुश्किल उन्हें रोकती नहीं बल्कि और प्रेरित करती हैं। जी, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। ये एक तरह का विरोधाभास है। लेकिन यही कर्मवीर की पहचान है। दबाव में बिखरने की बजाय वो और मजबूत हो जाता है। और अंत में कवि इस पूरी कर्मवीरता का फल दिखाते हैं एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। जी, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। और आगे? वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। एक सीधी और स्पष्ट बात, दुनिया के जो भी देश आज विकसित और समृद्ध हैं, वे अपने नेताओं या राजाओं की वजह से नहीं, बल्कि अपने कर्मवीर नागरिकों, अपने सपूतों की वजह से हैं। बिल्कुल। किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं। और सपूत शब्द का प्रयोग यहाँ बहुत मायने रखता है। बहुत। सपूत वह है जो अपने कुल या देश का नाम रोशन करे। कवि कह रहे हैं कि देश का निर्माण और उसकी भलाई इन्हीं कर्मवीर सपूतों के हाथों से होती है। तो कविता एक व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा से शुरू होकर एक राष्ट्र के निर्माण के सिद्धांत पर समाप्त होती है। जी, यही इसका सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कर्मवीर सिर्फ एक मेहनती मजदूर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरी जीवन शैली है, एक दर्शन है। जी हाँ। यह आत्मनिर्भरता, अटूट विश्वास, असीम लचीलापन और अपने समाज और देश के प्रति गहरी जिम्मेदारी का एक संगम है। हाँ, ये कविता हमें यही बताती है कि महानता किसी संयोग या भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि ये रोज रोज किए जाने वाले अनुशासित और साहसी कर्मों का नतीजा है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या कर्मवीर का ये 100 साल पुराना आदर्श आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है? एक जरूरी सवाल है। या फिर 24 घंटे काम करने और कभी ना थकने का ये विचार आज की बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य की चिंताओं को कहीं नजरअंदाज तो नहीं करता? सही बात है। क्या आज के कर्मवीर को काम के साथ साथ आराम का संतुलन भी सीखना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।